इस टॉपिक को दरअसल सबसे आसान टॉपिक माना जाता है पूरे जेडब्ल्यू के सिलेबस का। इनफैक्ट इसके आने वाला जो टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और उसके आने वाला जो टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम, ये सारे सेपरेट टॉपिक्स भी एक्चुअल में कंसिडर नहीं किए जाते हैं, तुम ऐसा समझ के चलो। और तीनों टॉपिक से कंबाइंड मुश्किल व मुश्किल 2 या 3 सवाल आने वाले हैं, है ना? ये ध्यान में रखना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग इन टॉपिक्स को थोड़ा लाइटली लेंगे या फिर ऐसा। सीक्वेंस और सीरीज में कुछ कुछ ऐसे ऐसे सीक्वेंसेस हैं जिसको सॉल्व करने में बहुत मजा आती है, बहुत मतलब उसमें दिमाग अच्छा लगता है, अच्छा खासा लगता है। तो वो डिफरेंस ऑफ टर्म्स और वो सब वाली चीजें तुम थोड़ा सा बाद में सीखोगे, मतलब 1-2 दिन के बाद सीखोगे। अभी फिलहाल एपी जीपी और एचपी, ये तीनों चीजों पर तुम्हारी कमांड होनी बहुत जरूरी है। हम लोग वैसे शुरू से अपना काम शुरू करेंगे एपी, ठीक है क्या, जीपी, एचपी, इस पर एक्चुअल में तुम पहले अपनी कमांड बनाओगे और इनके बेसिस पर 3 प्रॉब्लम सेट्स एक्चुअल में तुम्हें टैकल करने हैं। तो शुरुआत हम लोग करेंगे सीक्वेंस, सीरीज, प्रोग्रेशन, ये चीजें क्या होती है इस पर एक्चुअल में थोड़ी सी बातचीत हम लोग कर लेते हैं तुरंत ही। तो सीक्वेंस सबसे पहले क्या होता है, जैसे सेट की तरह सीक्वेंस के कुछ मेंबर्स होते हैं, ऐसा है ना। बट यहाँ पर एक्चुअल में ऑर्डर मायने रखता है, ये बात ध्यान में रखना। जैसे भाई सीक्वेंस में तुम्हारे पास जो मेंबर्स हैं उसके वो कैसा रिपीट भी हो सकते हैं, सेट में ऐसा रिपीट रिपीट नहीं हो वाला चलता है। सीक्वेंस जैसे ये एक सीक्वेंस लिखा है देखो तुम्हारे सामने, ऐसा 2, 5, 8, ये एक सीक्वेंस लिखा हुआ देखो, ठीक है, दिस इज अ सीक्वेंस। सीक्वेंस इज कैसे बोलूं मैं, ऑर्डर्ड है ना। एक ऑर्डर्ड, क्योंकि सीक्वेंस में कैसा जो ऑर्डर है वो मायने रखता है। ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ मेंबर्स बोलो, ऑब्जेक्ट्स बोलो, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है ऐसा। तो ये सीक्वेंस है ना। ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स बोल देते हैं, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऐसा, ठीक है। अच्छा, और इसमें सीक्वेंस के बारे में और क्या मैं बोलूँ, इसमें ऑर्डर कैसा मायने रखता है ये बात ध्यान में रखना। ऑर्डर मायने रखता है, और जो उसके मेंबर्स हैं जो उसके मेंबर्स हैं वो वो रिपीट हो सकते हैं, ये बात ध्यान में रखना। इसके अलावा सीक्वेंस को डिनोट ऐसे करोगे तुम, ऐसे ये एक सीक्वेंस है 2,5,8 ऐसा ऐसा। इसका nth टर्म अगर तुम देखो, nth टर्म है ना, एक्चुअल में एक फॉर्मूला होगा, ये बात ध्यान में रखना। इट इज अ फॉर्मूला। किस तरह का फॉर्मूला, जो टर्म नंबर एक्चुअल में, मतलब टर्म तुम्हें दे देगा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म नंबर, ऐसा गिव्स द टर्म वैल्यू, gives the value of term on the basis of टर्म नंबर, ये बात ध्यान में रखनी। तो ये बात ध्यान में रखना, जैसे इसका जो an है, जैसे ये तो सीक्वेंस हो गया, ये तो सीक्वेंस है, दिस इज अ सीक्वेंस है ना, ये तो सीक्वेंस हो गया। an इज nth टर्म, ऐसा। जैसे ऊपर वाले का an कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 2+3d, ऐसा है कि नहीं, ऐसा हो जाएगा n-1d। तो ये चीज कितनी आ रही है, 3n-1। तो ये बेसिकली 3n-1, अभी ये कैसे आया ये अपने को पता नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल है ना, ये 3n-1 जो है, ये तुम्हारे पास है nth टर्म, मतलब उस सीक्वेंस का किसी भी टर्म की वैल्यू अगर तुमको निकालनी है तो n की प्रॉपर वैल्यू, n मतलब क्या हो गया, ये टर्म नंबर है, ये दिस इज व्हाट टर्म नंबर इज व्हाट n, ये जो है n, ये टर्म नंबर है तुम्हारे पास, है ना। तो ये आ जाता है अपने पास nth टर्म के फॉर्मूले को देखकर तुम किसी भी टर्म की वैल्यू एक्चुअल में निकाल सकते हो। सर्टेन टर्म नंबर, जैसे अगर मुझे निकालना है 5वां टर्म कितना होगा, तो वो 5 जो है वो टर्म नंबर है, और A5 इज योर 5th टर्म,
जैसे a5 अगर तुम्हें निकालना अगर हो, है ना, तो a5 इज एक्चुअली फिफ्थ टर्म, ठीक है बात, 5 इज टर्म नंबर, a5 की वैल्यू कितनी आ रही है, a5 इज कमिंग आउट टू बी कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स 5 माइनस 1, ऐसा कितना आ रहा है 14, ठीक है। किसी भी सीक्वेंस को यूनिकली डिफाइन करने के लिए तुम्हें मिनिमम 3 नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, ये बात ध्यान में रखना, मिनिमम 3 टर्म्स आर रिक्वायर्ड in order to uniquely define a sequence, ये ध्यान में रखोगे। In order to uniquely define a sequence, ये बात ध्यान में रखना है। सीक्वेंसेस फाइनाइट और इनफाइनाइट हो सकते हैं, है ना, ठीक है क्या, फाइनाइट सीक्वेंस हो सकता है, इनफाइनाइट सीक्वेंस हो सकता है। एज द नेम इम्प्लाइज, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कैसा होंगे तुम्हारे, इनफाइनाइट होंगे, वो इनफाइनाइट सीक्वेंस है, जाहिर सी बात है। फाइनाइट हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, ये बात ध्यान में रखनी है। तो इसके बेसिस पर तुम्हें 4 बेसिक इलस्ट्रेशंस दिए जाएंगे, है ना, इसके बेसिस पर यहाँ पर 4 बेसिक इलस्ट्रेशंस तुमको मिलेंगे, 4 इलस्ट्रेशंस ऑन बेसिस ऑफ सीक्वेंस, ठीक है, वो मैं तुम्हें फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है क्या, उसको मैंने जिस रिसोर्स से लाया हूँ वो रिसोर्स ऐसा है कि उसमें मतलब बेसिक सवालों का तुम्हारे पास एक लिस्ट से उठाकर मैं कैसा उसमें तुमको पुटअप कर दूंगा। 4 इलस्ट्रेशन सफिशिएंट है, उसमें 4 इलस्ट्रेशन सीक्वेंस वाले, सिंपली an की वैल्यू के बेसिस पर कैसा अपना 5वां टर्म निकालो, 8वां टर्म निकालो, इस तरह के 4 इलस्ट्रेशंस मैं तुमको अपनी साइड से दूंगा उसमें, ठीक है क्या, ये तुमको करने हैं 4 इलस्ट्रेशंस, उसमें सॉल्यूशंस उसके साथ रहेंगे तुम्हारे पास, तो उसको तुम्हें अपने हाथ सेट करना है उसमें, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरा वक्त बचे, तो वो 4 इलस्ट्रेशंस मैं तुमको अपने साइड से दे दे रहा हूँ, है ना। अच्छा, तो यहाँ पर अपन एक पेज छोड़कर रखते हैं, इससे मुझे ये पता होगा कि वहां मुझे तुम्हारे लिए 4 इलस्ट्रेशन चिपकाने हैं। अब एक्चुअल में इसके बाद जो तुम्हारा नेक्स्ट जो टर्म तुम्हारे पास आती है दैट इज अ सीरीज। सीरीज क्या होता है, तो जब कभी भी तुम सीक्वेंस के टर्म्स को प्लस या माइनस साइन के साथ जोड़ देते हो, है ना, तब तुम्हें मिलती है सीरीज। जैसे अगर तुम्हारे पास ये है एक सीक्वेंस है a1 a2 a3 ऐसा, लेट से an, ये एक सीक्वेंस है, तो सीरीज फिर तुम किसको बोलते हो, ये दिस इज अ सीरीज, जब तुम उसको प्लस साइन के साथ जोड़ दो ऐसा, दिस इज अ सीरीज, ये ऐसा, ये एक सीरीज हो गई, सीरीज एस। फॉर एग्जाम्पल 1 + 2, ये सब बहुत ही बेसिक और ट्रिवियल बातें हैं, ऐसा मानते हैं n तक है अगर तुम्हारे पास, ये एक सीरीज है, 2 + 4 + 8 + 16, ये एक सीरीज है, उसका nth टर्म तो लिख नहीं पाएंगे अभी अपन, इसका nth टर्म अगर तुम्हें लिखना होगा कैसे लिखोगे, 2 4 8 16 कैसे लिखोगे, इसका nth टर्म अगर तुमको लिखना होगा कैसे लिखोगे, 2 4 8 16, इसका nth टर्म अगर तुमको लिखना होगा कैसे लिखोगे, 2 + n - 1 2n। अबे एपी थोड़ी है पागल, तो 2n के दर से बढ़ रहा है ना। वैसे नहीं लिखते वो एपी वाला फंडा थोड़ी लग रहा है इसमें, तो अगर कॉमन डिफरेंस अगर वेरिएबल है तो वो a + n - 1 d नहीं लगा सकता तू, है ना, ऐसे नहीं कर नहीं सकते। तो कॉमन डिफरेंस 2n लिख सकते हैं। नहीं 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 लिख सकते, ना ना ना, कॉमन डिफरेंस जब कांस्टेंट होता है तभी वो वाला फॉर्मूला तुम लगा सकते हो, a + n - d वाला, इसमें नहीं चलेगा वो, इसमें नहीं चलता वो। इसकी जनरल टर्म कैसे लिखोगे, अभी तो हिट एंड ट्रायल से ही करना पड़ेगा तुमको, देखो यहाँ पर t1 तुम्हारे पास क्या ठहरा, t1 है तुम्हारे पास 2, बेसिक एकदम सादा बेसिक, t1 है तुम्हारे पास 2, t2 कितना है तुम्हारे पास
4, T3 है तुम्हारे पास 8, T4 है तुम्हारे पास 16। तो क्या तुम्हें कोई रिलेशनशिप दिख रहा है ये 1 और इस 2 में? फिर 2 से तुमको जनरेट करना है 4, 3 से तुमको जनरेट करना है 8। सर हाँ बोलो। सर ये एग्जांपल के बाद जो इक्वेशन और उसके नीचे की कोई रिलेशन है कि उनमें? इक्वेशन तो मैंने कोई लिखी ही नहीं है। इक्वेशन नहीं, 1 + 2 + वो लिखा है और उसके नीचे वाले की। ये एक सीरीज है, ये एक S1 एक सीरीज है, ये S2 एक दूसरी सीरीज है। तो वो अलग है ना दोनों? अलग अलग है दोनों, ठीक है, अलग अलग है दोनों। तो S2 जो सीरीज है उसके जो अलग अलग टर्म्स हैं उसको मैंने लिखा है इस प्रकार से, ऐसा। तो इसमें क्या तुम जनरल टर्म लिख सकते हो क्या? फिर मेरा ये बोलना है, इसमें क्या जनरल टर्म लिखी जा सकती है? कैसे लिखोगे जनरल टर्म? 2 का पावर n। 2 का पावर n, सही है, जम गया है तो। हाँ, ठीक है, नाइस। तो ये कैसे लिख सकते हो तुम? Tn बराबर हो जाएगा 2 की पावर n, सही है, ठीक है। तो अ, ये सीक्वेंस में तुम्हें जो बेसिक इलस्ट्रेशंस मैं तुम्हें फॉरवर्ड करूंगा उसमें इसी तरह का कुछ काम रहेगा, छुटपुट वाला, ठीक है। तो उसको सॉल्यूशंस के साथ तुमको मिलेगा वो, तो उसमें तुम उसकी प्रैक्टिस खुद से करोगे, खुद ब खुद करोगे, ध्यान रखो। अच्छा, अब सीरीज के बाद एक्चुअली जो प्रोग्रेशन वाली जो चीज है ना, प्रोग्रेशन और एक्चुअल में सीक्वेंस में देखो डिफरेंस क्या है। साला ये सब बोल बच्चन की बातें एक्चुअल में, इसमें मैं ये सोच रहा हूँ मैं कहाँ फंस गया। देखो सीक्वेंस के टर्म्स में एक्चुअली हमेशा फॉर्मूला निकलेगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। मेरे को बाद में याद आया अभी, ठीक है। उसमें ऑर्डर तो लिस्ट है लेकिन हमेशा एक फॉर्मूला रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर्मूला डज नॉट एग्जिस्ट ऑलवेज, ये बात ध्यान में रखना। फॉर्मूला फॉर टर्म्स ऑफ सीक्वेंस may not exist always। हमेशा एक फॉर्मूला आ जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है ना। एक ऑर्डर तो वो फॉलो करते हैं, उसमें ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग पॉइंट्स पर कैसा सेम टर्म्स भी आ जाए तुम्हारे पास, ठीक है। बट एक फॉर्मूला हमेशा निकलेगा सीक्वेंस में ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, फॉर्मूला निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है। और अगर फॉर्मूला दिया हुआ है तब तो फिर सीक्वेंस के अलग अलग टर्म्स बेशक तुम जनरेट कर सकते हो। लेकिन खाली अगर कुछ नंबर्स दे दिए हैं और उसमें तुमको बोला जाए कि अब फॉर्मूला निकाल, तब फिर कैसे करोगे? मतलब ऐसा जरूरी नहीं ना कि हमेशा तुम फॉर्मूला निकाल ही सको, ऐसा जरूरी नहीं है, ये थोड़ा ध्यान में रखना। फॉर्मूला अगर दिया हुआ है तब तो उसे टर्म्स ऑफ सीक्वेंस अलग अलग तुम निकाल सकते हो, लेकिन हमेशा फॉर्मूला निकल ही आवेगा ऐसा जरूरी नहीं है, ये ध्यान में रखोगे। प्रोग्रेशन में लेकिन फॉर्मूला निकलता है। प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस, है ना। प्रोग्रेशन कैसा सीक्वेंस है? हुज टर्म्स एक्चुअली फॉलो अ सर्टेन पैटर्न, ठीक है। जो यहाँ एक्चुअल में ऑर्डर और पैटर्न जो है इसमें मैं तुमको थोड़ा अलग अलग चीज बताना चाह रहा था। जैसे सीक्वेंस में एक ऑर्डर तो जरूरी है, पर वो पैटर्न में होगा वो जरूरी नहीं है। मतलब पैटर्न कैसा? पैटर्न मतलब होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला ये हो गया पैटर्न, ठीक है। तुम उसमें पैटर्न हमेशा ढूंढ सको ऐसा जरूरी नहीं होगा, है ना। सीक्वेंस वाला जो वर्ड है, अब ये चीजें कैसी है, थोड़ा सा इसकी जो डेफिनेशन की जो बाउंड्रीज हैं वो उतनी अच्छे से सेट ऑलरेडी नहीं है उसमें। इसको मैं क्या बताऊं अब इसमें, मतलब जैसे इसको तुम ऐसा समझ सकते हो, जैसे सीक्वेंस अगर तुम्हारे पास ऐसा होता कि नेताजी पहले
उद्घाटन करेंगे, फिर उसके बाद मॉल में लेट्स से खाना खाएंगे, उसके बाद फिर कपड़े खरीदेंगे, उसके बाद फिर ये कैसा हो गया, सीक्वेंस हो गया, ठीक है क्या? पर ये भी तो एक सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस में कैसा है, एक ऑर्डर तो रहेगा उसमें। जैसे ये एक अलग सीक्वेंस है, देखो जैसे 2 4 6 है ना, ऐसा ये एक अलग सीक्वेंस है, 4 2 6 ये एक अलग सीक्वेंस है, ऑर्डर चेंज हो गया ना। दीज आर डिफरेंट सीक्वेंसेस, दीज आर डिफरेंट सीक्वेंसेस, ये ध्यान में रखो। बट पैटर्न या फिर फॉर्मूला तुम हमेशा निकाल लोगे एक सीक्वेंस का, ऐसा जरूरी नहीं है। नेताजी अगला क्या स्टेप लेंगे ये किसी को नहीं पता सिवाय नेताजी के। अभी मेरे ख्याल में इससे बेहतर तो मैं नहीं समझा सकता। मेरे ख्याल में वर्ड्स के मीनिंग तुम्हें क्लियर हो गए होंगे, और वर्ड के मीनिंग से वैसे तो आगे चलकर तुम्हें कोई दुनिया का कोई इस्तेमाल कुछ नहीं करना है, लेकिन फिर भी अगर कोई पूछे कि सीक्वेंस, सीरीज, प्रोग्रेशन, ये वर्ड्स का मीनिंग क्या है, तो तुम्हें आना चाहिए बताने कम से कम। तो सीक्वेंस में बात ध्यान में रखना है ना, इसको मैं थोड़ा, प्रोग्रेशन में मतलब पैटर्न रहेगा, ये बात पक्की है, ठीक है। प्रोग्रेशन क्या है, सीक्वेंस है। मैं भी ये सोच रहा हूँ कि साला मैं कहाँ फंस गया यार, ये सीक्वेंस इन विच पैटर्न इज प्रेजेंट, पैटर्न या फिर फॉर्मूला इज प्रेजेंट, ये बात पक्की होगी। उसमें पैटर्न होगा ही होगा, ये 100% है, पक्का है ना। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसके बारे में तुम सब कुछ ऑलरेडी जानते हो, a+n-1d, ये फॉर्मूला जो है nth टर्म का, है ना, ऐसा। तो ये फॉर्मूला तुम्हारा प्रोग्रेशन है, तो फॉर्मूला तो होगा ही होगा, ये ध्यान में रखो। पर सीक्वेंस कैसा है, उसमें ऑर्डर में तो रहती है चीजें, सर्टेन ऑर्डर तो मायने रखता है। मैं इसको थोड़ा समराइज कर देता हूँ। सीक्वेंस में तुम्हारे पास ऑर्डर है ना, ये है, फॉर्मूला या फिर पैटर्न ये नहीं है। सीरीज वाला जो वर्ड है दैट इज नथिंग बट, प्लस साइन से जोड़ के बना देना, प्लस साइन से ऐसा जोड़ के बना देना, प्लस साइन विथ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। अच्छा, प्रोग्रेशन में ऑर्डर है, इट इज अ सीक्वेंस विथ फॉर्मूला, बस इतना बोलना मेरे को। हेंस उसमें तुम क्या बोल सकते हो, ऑर्डर तो होगा ही होगा, क्योंकि सीक्वेंस है तो ऑर्डर तो होगा ही होगा, फॉर्मूला भी है ना, फॉर्मूला भी है, ये बात ध्यान में रखना। तो ये एक समरी सी हो गई तुम्हारे पास। अच्छा, अब इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के ऊपर तुम्हारे को 10 इलस्ट्रेशंस और करने होंगे, ठीक है, 10 इलस्ट्रेशंस ऑन बेसिस ऑफ क्लास 10th। बेसिस ऑफ क्लास 10 सिलेबस, वो मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है, तुम्हें करने हैं, तुम्हें उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएंगे लेकिन। अच्छा, इसके अलावा एक्चुअल में और क्या बात बताई जाए तुमको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड, मैं यहाँ पर भी कैसा जगह छोड़ देता हूँ। वो 10 इलस्ट्रेशन जो तुम्हारे लिए आ रहे हैं, है ना, वो प्योर 10वीं के बेसिस पर ही रहेंगे, ये बात ध्यान में रखोगे तुम। इसमें कुछ बातें हैं जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड तुम्हें पता होनी चाहिए, जो मैंने 10वीं में नहीं बताई है। वैसे तो अभी पीछे के प्रायर कुछ वीडियोस वगैरह में इन सारी चीज़ों पर हमारी बातचीत ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है क्या। जैसे पहली जो चीज़ है A1 A2 A3 डॉट 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 AN, अगर ये एक AP है तो इसके हर टर्म में अगर मैं कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट अगर करता हूँ, ऐड करता हूँ बेसिकली, तो वो भी एक AP होगा। A1 प्लस K, A2 प्लस K,
an प्लस के, ये चीज भी एक एपी होगी। इस बारे में हम लोग ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं। ट्राई टू प्रूव योर सेल्फ, ट्राई टू प्रूव ऑल दीज रिजल्ट्स, ट्राई टू प्रूव ऑल दीज रिजल्ट्स। प्रूफ अगर करोगे तो अच्छी बात है, ट्राई करना हर एक का रिजल्ट को प्रूव करने का, है ना? मैं तो वैसे कर चुका हूँ। अगर a1 a2, ठीक है क्या, इसको ऐसा कर लेते हैं, ये हो गया उसका सब पार्ट ए, ये हो गया उसका सब पार्ट बी, के a1 के a2, ठीक है, अप टू के an, ये भी एक एपी होगा, ये बात ध्यान में रखोगे, है ना? ऑड इवन टर्म्स का सिलेक्शन कैसे करते हैं ये तुम्हें ऑलरेडी बताया जा चुका है, वो ध्यान में रखना इन चीजों को। अच्छा, this is your homework again. Try to prove an equals to an minus k plus an plus k by 2। ये चीज क्या लिखी है, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये चीज क्या लिखी है, यहां देखो एपी में क्या चलता है, जैसे an माइनस के क्या होता है, जैसे मान लेते हैं a1 a2 a3 a4 5 a6, मान लेते 10 तक है, 8 तक है, चलो अब ले लिया तो ले लो 10 तक, ऐसा है। तो यहां पर तुम देखो, जैसे अगर मैंने मान लेते हैं k बराबर उठाया लेट्स से 2, ऐसा, तो इसका क्या मतलब है, यहां देखोगे तुम, यहां देखो इसको कैसे समझाया जाए, एक मिनट रुको। एक मिनट, ठीक है, इससे कुछ मेकआउट करने के लिए, ठीक है छोड़ो इसको, रहने देते हैं। तुम इस चीज को प्रूव कर लेना, ट्राई टू प्रूव इट, इस चीज को प्रूव करना, शो दैट। इससे मैं सोच रहा था कि कुछ डिडक्शंस कैसा कर सकूं, तो अभी या तो मेरे को याद नहीं आ रहा है या फिर इसमें कुछ डिडक्शन करने लायक है नहीं, ठीक है क्या? इस चीज को प्रूव करना, ट्राई करना, जैसा बताया जा रहा है एग्जैक्टली वैसा ही करना। हो सकता है कि स्क्रीनशॉट तुमसे मंगवा लिए जाए तुम्हारे काम के, ध्यान रखोगे। उस वक्त स्क्रीनशॉट अगर नहीं निकला तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अच्छा, इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है सी, है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये तुम्हें पता होनी चाहिए। जैसे अगर मान लेते हैं a1 a2 ऐसा अपने पास एपी में है, तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, है ना, लास्ट सेकंड टर्म और सेकंड, ये सेकंड टर्म हो गया, ये लास्ट सेकंड टर्म, ये दोनों का समेशन एक्चुअल में कांस्टेंट रहता है। थर्ड टर्म लास्ट थर्ड टर्म, ये वाला जो समेशन रहता है ये कांस्टेंट रहता है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है क्या? दिस इज कांस्टेंट, इसके बारे में थोड़ा सा तुम समझ लो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये चीज होगी, ठीक है क्या? जैसे अगर तुम्हारे पास देखो यहाँ पर लिखा है 1 3 5 7 9 11 13, है ना, 15 17 19 ऐसा, तो यहाँ देखो 1 + 19 कितना आ रहा है, 3 + 17 आ रहा है,
5 + 15 दिख रहा है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इस बात का तुम ध्यान में रखना। अब एक्चुअल में होता ये है, ये थोड़ा सा ये अलजबरा है, ध्यान में रखोगे इस चीज को। rth टर्म एक्चुअल में फ्रॉम बिगनिंग है ना, rth टर्म फ्रॉम बिगनिंग is actually n minus r plus 1th term from end। ये बात ध्यान में रखोगे तुम। जैसे सामने से अगर rth टर्म अगर है ना, ये कैसा है, फ्रॉम बिगिनिंग, ये rth टर्म है, rth टर्म है, तो पीछे से कौन सी वाली टर्म है ये? अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर तुम्हारे पास n है ना ऐसा, तो पीछे से अगर तुम काउंटिंग करोगे तो ये पीछे से n माइनस आर प्लस 1th टर्म है। ये बात ध्यान में रखना। जैसे अगर तुम्हारे पास यहां से देखो, जो 9th है, 9 नंबर जो है, सामने से देखो कौन सा टर्म है, सामने से 5वां टर्म है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कितनी है? यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 10। तो पीछे से कौन सा टर्म होगा ये? 10 माइनस 5 प्लस 1th टर्म होगा ये। इस चीज को ध्यान में रखना। इस चीज को ध्यान में रखना। तो ये कितने टर्म हो गया तुम्हारे पास? 6th टर्म हो गया है पीछे से। ध्यान रखोगे इस बात को। तो आगे से पीछे से जो काउंटिंग वाला जो काम हम लोग किया करते थे, वो कैसे करते थे? सीरीज को रिवर्स करके, सीक्वेंस को रिवर्स करके वो टर्म हम लोग फाइंड करते थे, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव बनाकर। तो उसकी जरूरत नहीं है। जैसे अगर तुमसे अगर कोई पूछ रहा है, फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 7 ऐसा अप टू मान लेते हैं 100 टर्म्स हैं। अगर कोई तुमसे पूछ रहा है पीछे से 50वां टर्म, जैसे इसका उल्टा कैसे हो जाएगा? जैसे अगर पीछे से अगर कोई पूछ रहा है, हाँ, पीछे से अगर rth टर्म है तो सामने से वो कौन सी वाली टर्म होगी? पीछे से अगर वो rth टर्म है तो सामने से कौन सी वाली टर्म होगी? 49 plus n, क्या बोल रहे हो? 49 plus n। एक मिनट। तो उसमें भी देख लो यहाँ पर, जैसे अगर तुम्हारे पास A1 A2 A3 एंड सो ऑन अप टू AN तक है, मान लेते हैं ये पीछे से rth टर्म है, पीछे से अगर rth टर्म है, ये मान लेते हैं rth टर्म फ्रॉम बैक है, फ्रॉम लास्ट। तो उसकी एक ट्रिक मैं तुमको बताता हूं। जैसे पीछे से अगर rth टर्म हो चाहे सामने से rth टर्म हो, कुछ भी हो, जो समेशन रहता है ना, जो सबस्क्रिप्ट का, वो n+1 के बराबर आता है। जैसे पीछे से अगर वो rth टर्म है, जैसे पीछे से मान लेते हैं 50वीं टर्म है ऐसा पीछे से, तो सामने से वो कौन सी टर्म होगी? वो लिखने के लिए क्या तुम देखना, ये चीज देखोगे कि जैसे अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर 100 है तो उसमें वो कितना हो जाएगा? 51 ऐसा। देखो दोनों का समेशन कितना आ रहा है? 101 आ रहा है। ये चीज ध्यान में रखना। छोटे छोटे इसके लिए तुम करके देख सकते हो, जैसे 1 3 5 7 9 ऐसा। तो यहाँ देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 5 है। तो उसमें ये बात ध्यान में रखो, जैसे सामने से जो सेकंड टर्म है ये A2 है, सामने से सेकंड टर्म A2, तो पीछे से कौन सा टर्म होगा? टोटल समेशन कितना रखना मेरे को? 6 का। पीछे से देखो चौथा टर्म होगा। करके देख सकते हो, मेरा किया हुआ है। तो पीछे से अगर rth टर्म है तो सामने से वो कौन सी टर्म रहेगी? टोटल समेशन तुमको कितना रखना है? n+1 रखना है, तो सामने से वो n माइनस आर प्लस 1 टर्म हो जाएगा। एक छोटा सा हैक है, क्या पता तुम्हारे 5-7 सेकंड बचा ले, ये ध्यान में रखोगे। ठीक है? ये क्या चीज लिखी हुई है? 50th टर्म फ्रॉम बैक। ये क्या हो गया तुम्हारा? 51st टर्म फ्रॉम बिगिनिंग।
सॉरी। तो ये एक छोटा सा है कि आगे पीछे से अगर कोई तुम्हारे साथ अगर खेल रहा है कि भाई पीछे से ये, सामने से वो, सामने से ये, पीछे से वो, इस टाइप से अगर कोई खेल रहा है तो उसको कंधे पे हाथ रख के बिठाओ, तू बैठ, शांत हो जा, कोई दिक्कत नहीं है, शांत हो जा, आराम से बैठ। तो जैसे अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर मान लेते तुम्हारे पास ऐसा है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर तुम्हारे पास 100 है, तो ये मेरे को तुरंत बताओ, पीछे से 10वां टर्म, पीछे से 20वां टर्म, पीछे से 30वां टर्म, कितना होगा बोलो सामने से? क्योंकि जो फॉर्मूला अपना a प्लस एन माइनस 1d सामने से है ना? जैसे आर टर्म फ्रॉम बिगिनिंग वो अपन लिखते हैं ना a प्लस आर माइनस 1d, तो सामने से, पीछे से अगर कोई दे देगा, पूछेगा कुछ, तो अपन कैसे उसको करोगे? तो या तो सीरीज उलट लो, लेकिन वो 10वीं का तरीका है, 10वीं तक जब तक थे तब तक ये क्या है, कॉमन डिफरेंस का साइन पलट के सीरीज उलट लो। जो बातें मैं बोल रहा हूँ क्या समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, कि नहीं आ रही है? सर पीछे से जो आपने बोला वो एक बार फिर से। हाँ, तो उस टाइम पे टोकना जरूर। जैसे अभी तक अपन क्या करते थे, सिंपल सादा सा एक साधारण सा सवाल, पहले तो इस चीज की प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद मैं बताता हूँ। जैसे मेरे को बोलो पीछे से 10वां टर्म, यानी सामने से कौन सा वाला टर्म? अबे गधेड़ो, 91 91। पीछे से 20वां टर्म, यानी सामने से 81 81। पीछे से 30वां टर्म, इसका मतलब सामने से, अरे 71 रे, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, ये सब क्या है? टर्म्स फ्रॉम बैक। ये सब क्या है? टर्म्स फ्रॉम बिगनिंग, है ना? तो जैसे अगर किसी ने तुमसे पूछा पीछे से 10वीं टर्म निकालो, तो वो पीछे से तो अब कोई फॉर्मूला है नहीं अपने पास। पीछे से फॉर्मूला बनाया जा सकता है, पर वो फॉर्मूला अपन कैसा एक ही यूज करते हैं ना, जबरदस्ती का साला पीछे से आगे से दोनों का क्यों बनाए? तो सामने से जो अपना फॉर्मूला ऑलरेडी डिराइव्ड है, उसी को तुम पीछे के टर्म्स के लिए भी यूज कर सकते हो, कन्वर्ट कर लिया करो बस। जैसे अगर कोई तुमसे इसमें पूछ रहा है ना, ये वाला जो सवाल है, कहाँ गया बे, कहाँ गया? अभी लिखा था ना, है? अरे ऐसा कैसे, एक सेकंड, अरे मैं ये बोल रहा हूँ किसी ने, हाँ ये इधर नंबर ऑफ 100 टर्म्स मैंने करके लिखा था, उधर कहाँ गया वो? मिटा दिया आपने। अच्छा ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास सवाल ऐसा आता है, मानते 1 3 5 7, इससे गरीब फटियाल एपी तो होगी नहीं और कोई, 100 टर्म्स हैं, तो कोई तुमसे पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, मान लेते ए 50, पीछे से पूछ रहा है, कितना होगा बताओ? अब ये डैश का मतलब क्या है? पीछे से 50th टर्म फ्रॉम बैक, ऐसा कोई पूछ रहा है, बैक मतलब लास्ट, ऐसा ये पूछ रहा है। तो इसको करने का 10वीं छाप तरीका क्या है? बेबी छाप तरीका, वो डायपर वाला तरीका, सीक्वेंस को उल्टो, कॉमन डिफरेंस की साइन उलट दो। अब इतना नौटंकी करने का मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं इसको सीधा डायरेक्ट कैसे लिखता हूँ, 101 मेरे को लाना है समेशन, तो 101 मतलब A51, 51 हाँ 51 हो गया। तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग 50th टर्म फ्रॉम लास्ट, यू फाइंड आउट 50th टर्म फ्रॉम बिगनिंग। तो ये एक छोटा सा हैक है, ये क्या पता तुम्हारे काम आ जाए, थोड़ा 5-10 सेकंड बचा ले। वैसे ये मैं नहीं भी बताता तो भी तुम निकाल तो लेते ही, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है क्या? 51st टर्म फ्रॉम बिगनिंग। तुमको अंदाजा नहीं है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाते वक्त मुझे सबसे ज्यादा डिफिकल्टी इस चीज में आई कि कहाँ कहाँ पर तुम्हें रोकना है ना? मतलब जो जो चीजें बतानी है 10वीं के स्तर तक, वो कहाँ कहाँ तक रोकना है। तो मुझे मेंटली इस बात में प्रिपरेशन मैं करके आया कि उसमें इस पॉइंट तक मुझे रोकना है, और बहुत ज्यादा प्रिपरेशन मेरे को इस बात के लिए नहीं लगी कि मेरे को क्या बताना है, इस बात के लिए मेरे को प्रिपरेशन ज्यादा लगी कि कहाँ कहाँ पर, यहाँ पर अभी यहाँ पर रोक देना, यहाँ पर इसमें रोक देना, यहाँ पर रोक देना, ऐसा। तो उसमें मैंने जो चीज बताई थी 10वीं तक, वो ये नहीं बताई कभी तुम्हें कि ये ऐसा फर्स्ट लास्ट वाला। तो ये अगर बताऊंगा तो इसमें नंबर नहीं देगा वो बोर्ड्स वाला कभी भी। ऐसे तो है बहुत ही छुटकी सी बात, बहुत ही छोटी सी बात है ये। अच्छा, अब उसमें है ना, है तो बहुत ही छोटी सी बात, लेकिन अगर इसको ऐसा इस तरह से अगर सिखाऊंगा
जैसे मेरा जो दोस्त था एक राहुल करके 4000 रैंक लाया था, तो उस बंदे ने जो सॉल्यूशंस लिखे उसमें साले उसको नंबर ही नहीं मिले, उसके सॉल्यूशन सब सही थे। अपना जो इंजीनियरिंग एग्जाम में जब वो फर्स्ट सेशनल वगैरह उसने नंबर उसने दिए तो उसको 15 में 8 या 9 ऐसा कुछ आ गए थे, मेरे को 15 में 15 थे, ठीक है। तो उसमें 8 या 9 थे उसको, उसने वो जब टीचर के पास गया कि सर या तो ये ऐसा लिखा है, तो टीचर ने उसको उसके मुंह पे बोल दिया तूने तो चीटिंग की है करके। क्योंकि उसने जैसे डिफरेंशियल इक्वेशंस वगैरह जो सॉल्व की थी उसने उसको डायरेक्ट क्लब कर दिया था, एकदम डायरेक्ट। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो पहला स्टेप होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद कुछ क्लब करते हैं। ये जब तुम्हारे डिफरेंशियल इक्वेशंस को, बहुत ही छोटी सी बात मैं बोल रहा हूँ, अभी तुमने डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ा नहीं है तो हो सकता है बड़ी बात लग रही हो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर से जब तुम मल्टीप्लाई करते हो दोनों साइड को, है ना, उसके बाद जब उसको क्लब करते हो तो उसने क्लब करने वाली तक स्टेप तक डायरेक्टली कर दिया था। तो उसमें उसने उसका पूरा काट दिया, बोला कि तू तो चीटिंग किया है करके ऐसा। अब वो समझाता बैठा रह गया कि नहीं नहीं मैंने चीटिंग नहीं की है, ये तो इतना तो ऑब्वियस है, ये तो दिख ही रहा है। बोला अरे ऐसे कैसे दिख रहा है, तुमने बीच की स्टेप खा गए हो और उसके बाद ये ऐसे डायरेक्ट कैसे लिख दिया। तो मैं ये तुम्हें बता रहा हूँ, जो लोग 25-30 साल से भी पढ़ा रहे हैं उनकी भी दिमागी जो स्पीड रहती है तुम ऐसा पाओगे कि बहुत स्लो रहती है, उनको स्टेप्स वगैरह समझ में नहीं आते ऐसे पे। तो वो हो सकता है कि 9वीं या 10वीं क्लास का एक बच्चा भी उसको ओवरटेक कर दे। तो ये इट इज वेरी मच पॉसिबल दैट एक स्टूडेंट जो किसी टीचर से लर्न कर रहा है वो उसको ओवरटेक कर दे, और इनफैक्ट करना भी चाहिए, तभी वो टीचर सही मायनों में टीचर है ना। अगर वो ओवरटेक नहीं करवा पा रहा है खुद को ही तो इसका मतलब वो ठीक टीचर नहीं है, फिर वो इसका मतलब उसने थोड़ा उसकी भी स्पीड कम रही है या फिर उसने ठीक तरह से पास ऑन किया नहीं है। तो उसमें अगर एक व्यक्ति अगर स्पीड से बिल्कुल बीट कर सकता है, कोई भी किसी को भी बीट कर सकता है। इसका ये मतलब नहीं कि तुम हमेशा ही बीट कर दोगे मेरे को, इसका ये भी मतलब है कि मैं भी तुमको बीट कर सकता हूँ, ये ध्यान में रखो। पर उसमें वो प्रायर एक्सपीरियंस वाली चीज काम नहीं आनी चाहिए। जैसे लोगों को अक्सर ये कंफ्यूजन रहता है कि किताब खोल लेंगे तो कोई नया जादू हो जाएगा, और उससे स्पीड का असल में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। स्पीड का असल में वो तुमको खुद ही अपनी इंक्रीज करनी होती है। अगर तुमको सारे इंग्रेडिएंट्स अगर दे दिए गए हैं जो कि तुमको दे दिए जा रहे हैं, तो उसमें स्पीड का जो है मामला, वो स्पीड वाली चीज तुमको खुद डेवलप करनी हो, कोई किताब डेवलप नहीं करेगी। इनफैक्ट किताब तो तुम वहां पर चेक पोस्ट लगाकर, तुम वहां पर एक्चुअल में होल्ड करके टेंट बनाकर तुम अभी सो रहे हो। किताब तो एक्चुअल में स्लो कर रहेगी तुमको, क्योंकि किताब में फिर तुम कुछ ढूंढ रहे हो ना, तुम स्पीड थोड़ी डेवलप कर रहे हो। स्पीड एक्चुअल में खुद के अपने वर्कआउट करने से आती है। जितना भी तुम्हारे पास इंग्रेडिएंट्स है जो कि तुमको सारा कुछ दिया जा रहा है, सारा कुछ तुम किताब पढ़ के कभी भी इससे ज्यादा तो नहीं निकाल पाओगे। तो वो सारा कुछ तुमको रूल्स के बेसिस पर दे दिया जा रहा है। बट अगर तुमने कहीं पर तंबू गाड़ के अगर तुमने होल्ड कर लिया, टेंट वगैरह गाड़ कर अगर तुमने मान लेते वहां पर तुम सोच रहे हो कि अब कैसा मैं यहाँ पर प्रॉपर रेस्ट करूंगा और फिर एनर्जी बटोरूंगा, तो एक्चुअल में तुम रुके हो, तुम स्पीड एक्चुअल में गेन नहीं कर रहे हो। स्पीड कैसे गेन करता है एक इंसान की, अपना दौड़ने के तरीके में कुछ बदलाव लाता है ऐसा, लेकिन उसका दौड़ने के तरीके में लाता है वो, सोते सोते स्पीड गेन थोड़ी होगी। किताब खोलना मतलब सोना हो गया, ये ध्यान में रखो। तो ऐसा खुद के वर्कआउट पर ज्यादा भरोसा रखना, है ना, किताबों में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान में रखो। तो है ना, 51st टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ये बात ऐसा करके तुम इसको इस सवाल को हल कर सकते हो। तो A51 फिर कैसा हो, तो अपना नॉर्मल तरीका है A+50D, वो तो बड़ी आसानी से फिर तुम 1+50 टाइम्स 2 ऐसा निकाल सकते हो, 101 आ जाएगा तुम्हारे पास। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाता है। तो इस तरह से तुम वर्कआउट कर सकते हो। ये एक छोटी सी ट्रिक मैंने तुम्हें बताई। ट्रिक क्या बोलो इसको, तो खैर ये कोई ट्रिक भी नहीं है। इसमें दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात एक्चुअल में बता रहा था, दिस वाज इंपॉर्टेंट, हम लोग इस पर थे एक्चुअल में, इस पर थे एक्चुअल में। तो मेरा ये कहना है, ये देखो बहुत ही अच्छा प्यारा सा रिजल्ट है। जैसे अगर तुम्हारे पास यहां पर देखो, मान लेते हैं 1 3 5 7 9 ऐसा है, तो क्या होगा देखो, मतलब A2 मतलब सेकंड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, है ना, और सेकंड टर्म फ्रॉम लास्ट, ये दोनों को जब तुम जोड़ोगे तो तुम्हारे पास एक कांस्टेंट आएगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वही सेम कांस्टेंट A3 प्लस A3 डैश, ये जब तुम जोड़ोगे ना तो ये कांस्टेंट आता है, ये ध्यान में रखना। अब इस चीज का क्या पता कहीं कोई इस्तेमाल पड़ जाए तुमको, जैसे करके देख लो। सेकंड टर्म जैसे फ्रॉम बिगिनिंग कितना है 3, सेकंड टर्म फ्रॉम लास्ट कितना है, ऐसा
7। कांस्टेंट कितना आता है वो भी मैं तुमको बता देता हूँ, वो मैंने कभी नहीं रटा। अच्छा, जैसे फर्स्ट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, फर्स्ट टर्म फ्रॉम लास्ट, देख रहे हो 9 + 1 10, तो हमेशा कांस्टेंट आता है। मेरा ये बोलने का मतलब था, उस रूल का ये बोलने का मतलब था, ठीक है। तो द समेशन ऑफ टर्म्स, है ना, द समेशन ऑफ टर्म्स, विच टर्म्स, टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड दैट सेम, मतलब वो नंबर कैसा वो समान रहेगा। अब इसको बोलने में अंग्रेजी में मेरे को थोड़ा सा तकलीफ जाएगी, लेकिन तुम समझ जाना, सेकंड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, सेकंड टर्म फ्रॉम लास्ट, ये दोनों का जो समेशन होगा वो कांस्टेंट रहेगा हमेशा। ये बात मैं बस तुमको बताना चाह रहा था। उस चीज को अगर तुम चाहो तो प्रूफ कर सकते हो। प्रूफ कैसे करोगे उसको, टर्म सम ऑफ टर्म्स, है ना, मेरा उसमें बोलने का ये मतलब है कि उसमें सीधा डायरेक्टली ऐसा मैं कर देता हूँ, है ना, ए आर प्लस ए आर डैश, है ना, इज कांस्टेंट फॉर एन एपी। और जीपी के लिए जब तुम पढ़ोगे तो प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। तो ये क्या है, आर एच टर्म फ्रॉम बिगनिंग, और ये चीज क्या है, आर एच टर्म फ्रॉम लास्ट बोलो, एंड बोलो, इस बार एंड यूज कर लेता हूँ, पहले लास्ट यूज किया है और बोल रहा हूँ बैक, तो तीनों के साथ ही तुम्हारा यूज टू होना जरूरी है। तो ए आर कितना है एक्चुअल में, ए आर तो है ए प्लस आर माइनस 1 डी, और ए आर डैश कितना है एक्चुअल में, ए एन माइनस आर प्लस 1 ही तो है ना। तो ये चीज कितनी आ जाएगी, वेयर एन बराबर नंबर ऑफ टर्म्स अगर मैं उठाता हूँ, तो ए आर डैश एक्चुअल में कैसे कैलकुलेट करूंगा, एपी को रिवर्स वगैरह मत करना आप, ठीक है क्या, वो एन प्लस 1 वाली ट्रिक जो है वो याद रखना। तो एन माइनस आर प्लस 1 ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस आर प्लस 1 माइनस 1 टाइम्स डी, कितना हो जा रहा है देखो, ए प्लस एन माइनस आर टाइम्स डी। जैसे ही जोड़ोगे दोनों को क्या आ जाएगा देखो, ए आर प्लस ए आर डैश, ये चीज कितनी होगी, 2a प्लस डी को कॉमन रखो, n अंदर बचा कितना होगा देखो, 2a प्लस एन डी। अच्छा, ये किसके बराबर होता है वो भी तुमको बताते हैं। यहाँ देखो, इसको तुम लिख सकते हो a प्लस एन माइनस 1 डी, ऐसा। अगर ऐसा लिखोगे तो क्या आएगा देखो, 2a प्लस एन डी माइनस डी आ रहा है। अच्छा, ये कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ माइनस डी का तो अपना लिखा ही नहीं अपन ने, एन डी तो लिखा, माइनस डी भूल गए अपन। ये इतना आ रहा है ना बे, है ना, ये देखो डी कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा अंदर, डी अगर कॉमन निकालोगे तो अंदर n माइनस 1 आएगा, समझेगा, अंदर कितना आएगा, n माइनस 1 आएगा ना। इसको इसको और इसको जब जोड़ोगे तो क्या आएगा, डी कॉमन निकालोगे तो अंदर आर आर कटेगा ना, n माइनस 1 वो माइनस 1 में खा गया था। तो दिस इज व्हाट, दिस इज a प्लस ए एन, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, समझे क्या, ये फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है ना। तो जैसे सेकंड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, सेकंड टर्म फ्रॉम लास्ट, वो किसके बराबर होगा, फर्स्ट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग प्लस फर्स्ट टर्म फ्रॉम लास्ट, उसके बराबर ही रहेगा, समेशन के बराबर रहेगा। ये एक छोटा सा रिजल्ट है, एक फन फैक्ट है बस, और इससे ज्यादा और कुछ नहीं, ये ध्यान में रखो, ये एक ध्यान में रखना। तो इससे ज्यादा मुझे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में और तो कोई बात नहीं पता है ना। तो मैं एक दो सवाल इलस्ट्रेशन के तुम्हारे से करवा लेता हूँ, ठीक है क्या, ये है ना, ये तुम्हारे पास हो जाता है इलस्ट्रेशन। तुम देखो एक सवाल, इफ ए बी सी आर इन ए पी, ठीक है क्या, देन प्रूव दैट द फॉलोइंग आर ऑल्सो इन एपी। अब ये कैसा है, ये 10वीं का छोरा कैसे करेगा वो अलग टाइप से करेगा, अभी जो लेकिन तुमने सीखा उसके बेसिस पर तुम्हें ये चीजें करनी है। देखो कैसे करोगे, पहला है
ए स्क्वायर बी प्लस सी, बी स्क्वायर सी प्लस ए, सी स्क्वायर ए प्लस बी। इस चीज को तुम्हें साबित करना है कि ये एपी में है ना? तो ये तो वैसे साबित किया जा सकता है, इसको तो 10वीं वाले तरीके से ही करना है। इसको कैसे साबित करोगे कि एपी में है? एपी में साबित करने के लिए कैसे करोगे? अगर 3 टर्म्स को तुम्हें दिखाना है कि एपी में है तो कैसे साबित करोगे? माइनस है हाँ वही। नहीं तो जैसे अगर इन टर्म्स को अगर तुम्हें दिखाना है कि एपी में है तो इसको कैसा करो, इसको मान लो कि एपी में है, ये इसको बोलो T1, इसको बोलो T2 या A1 A2 ऐसा बोल लो, A1 A2 ये A3 बोल लो। लेट A1 A2 A3 बी इन AP। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, या फिर बोलो बीच की टर्म डबल रहती है, ये तो अपने को पता है, बाकी दोनों कोनों वाली टर्म्स के समेशन के ये एवरेज रहता है ना। एपी में अगर है A1 A2 A3 तो A2 क्या रहेगा? एवरेज रहेगा A1 और A3 का। अच्छा, तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे, सॉल्व बाय योरसेल्फ करना, समझे क्या? मैं नहीं कर रहा हूं, करना इसको, तब क्या आएगा? जब तुम सॉल्व करोगे तो 100% मेरा, क्योंकि किया हुआ है सवाल, तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तब तुम्हारे पास आएगा 2b बराबर a प्लस सी, या फिर इसको तुम कहो क्या कि b माइनस ए बराबर क्या आ रहा है? b माइनस ए बराबर उसमें क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? c माइनस बी। तुम ये फिर बोल सकते हो कि ए बी सी एपी में है। ऐसे ही तो बेसिक तरीका है तुम्हारा, 10वीं का ही तरीका है। सर वो तो गिवन है। वही बोल रहा हूँ, तो ये जो अपना अजम्पशन है वो ट्रू हो गया। इससे तुम क्या बोल सकते हो कि एबीसी एपी में है ना? एबीसी एपी में, इसका मतलब our assumption is correct, hence proved। ठीक है क्या? और अगर ऐसा अगर तुमको दिया जाए कि ये वाली टर्म्स एपी में है, ये दी हुई है, ठीक है क्या, और फिर प्रूफ करो उसका उल्टा कि एबीसी एपी में होगा, तो भी तुम प्रूफ कर सकते थे। अभी जैसे मैंने ले लिया कि एबीसी एपी में है और ये प्रूफ करो कि ये एपी में होगा, तो अपन ये असम्पशन ले लेते हैं कि ये एपी में है करके। तो उसके बाद देखो, ऐसा असम्पशन लेने के बाद अगर कुछ उलझुल चीज आ गई रहती तो बोलते हैं अवर असम्पशन वाज नॉट करेक्ट, क्योंकि या तो तीनों टर्म्स एपी में होंगे या तो नहीं होंगे। तीसरा तो कोई केस है नहीं, तीसरा तो कोई केस होता नहीं ना। तो मान लिया कि है एपी में, तो उससे एकदम करेक्ट चीज आ रही है, देखो कि एबीसी एपी में है, ये तो ट्रू है ना, विच इज ट्रू। तो इसका मतलब अवर असम्पशन इज करेक्ट, जो हमारे द्वारा लिया गया असम्पशन है वो करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि ऐसा असम्पशन लेने पर अगर कोई बहुत अजीबोगरीब चीज आ जाती, 1 बराबर 2 टाइप या रैशनल बराबर इरेशनल टाइप, ऐसी कोई चीज आ जाती, तो उसमें हम बोलते कि अपना असम्पशन इनकरेक्ट है ना। मैं कुछ अज्यूम करके कि ये रास्ता सही है, ये अज्यूम करके उस रास्ते पर चला और डेस्टिनेशन तक भी पहुंच गया, सही डेस्टिनेशन तक, है ना, डेस्टिनेशन सही डेस्टिनेशन तक पहुंच गया, तो मैं क्या ये नहीं बोल सकता कि हाँ जो मेरा रास्ता था, जो इनिशियल असम्पशन मैंने किया वो सही था। लेकिन अगर मान लेते हैं जो इनिशियल असम्पशन मैंने किया और फिर मैं कहीं तक पहुंचा और वो एकदम अजीबोगरीब जगह पर पहुंच गया, गलत जगह पर पहुंच गया, तो इसका मतलब जो मेरा इनिशियल असम्पशन था, जाहिर सी बात है गलत था। अब या तो इनिशियल असम्पशन सही होगा या तो गलत होगा, तीसरा तो कोई रास्ता है नहीं, थोड़ा थोड़ा सही थोड़ा थोड़ा गलत, ऐसा तो होता नहीं। तो ये चीज फिर इस प्रकार से ऐसे प्रूफ हो जाएगी। अच्छा, तुम बेसिक तरीका ही रखो, इसको एक्चुअल में दूसरे तरीकों से भी कर सकता हूं, समझ गए? इसको मैं एक दूसरे तरीके से भी कर सकता हूं, मेरी थोड़ी पेन ललचा रही है। यहाँ देखो, जैसे दूसरा अल्टरनेटिव वे कैसा है थोड़ा स्टाइल मारने के लिए, तुम बेसिक ही तरीका रखना, लेकिन क्योंकि क्या है स्टाइल हमेशा नहीं मार पाओगे। ए स्क्वायर बी प्लस सी है ना, साइक्लिक है पूरा, ए स्क्वायर बी प्लस सी है, बी स्क्वायर सी प्लस ए है, और फिर सी स्क्वायर ए प्लस बी है। तो इसको देखो तुम कैसे कर सकते हो, जैसे देखो मैं बताता हूँ क्या करो। जैसे ए बी और सी एपी में है, तो देखो क्या क्या कर सकते हो।
ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। अच्छा नहीं 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 नहीं, इसमें एक काम करो, जैसे अगर तुमको टर्म्स अगर जनरेट करनी हो, समझ गए, ए स्क्वायर बी प्लस सी, बी स्क्वायर सी प्लस ए और सी स्क्वायर ए प्लस बी, कैसे करोगे? जनरेट कर पाने वाला जो काम है थोड़ा सा भारी जाएगा। एक्चुअल में किया तो जा सकता है, थोड़ा दिमाग अगर लगाया जाए तो। दिमाग तो यार मेरी लगाने की इच्छा तो नहीं है, थोड़ा रुकना पड़ेगा लेकिन इसमें फिर, है ना। रुको जरा, इसको कैसे तुम सेट करो, कर लेते हैं। वो जो अभी तुमको तरीका बताया वो तो एकदम बेसिक तरीका है, उसमें तो कहीं कोई लफड़े वाली बात ही नहीं गिरेगी, ठीक है क्या? इसको तुम लेकिन दूसरे तरीके से भी निपट सकते हो, थोड़ा सा मेरे को भेजा चलाने दो। अब देखो एग्जाम मेरे को नहीं देना है, तो भेजा चलाने वाला काम मेरे को करना नहीं है, ये मैं पहले ही बता दूं। अभी तुम्हारे लिए भेजा चला रहा हूँ मैं तो बहुत समझो कि दिमाग खराब करके चला रहा हूँ। ठीक है, रुको जरा, मेरे को थोड़ा सा सोचने दो। इसमें मैं एक्चुअल में इसको दूसरे तरीके से करना चाह रहा हूँ। इसको किस प्रकार किया जाएगा? जनरेट साला ये होगा नहीं यार, रुको एक मिनट। जनरेट नहीं होगा यार ये, है? यार मैं सोच रहा था कि इसको जनरेट किया जाए करके ऐसा, क्योंकि कुछ मल्टीप्लाई करके, कुछ ऐड करके, ऐसा इस तरह से कुछ करके मैं सोच रहा था। जैसे देखो ए बी सी ए पी में है, तो ए स्क्वायर बी सी, रुको जरा, बी स्क्वायर ए सी, है ना, ए बी सी, सी स्क्वायर ए बी, ये भी एपी में होगा। अब तुम क्या करो, बी स्क्वायर सी प्लस ए अंदर अगर बनाना है, ए स्क्वायर बाहर रख के, ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी, ना यार ये तो यार थोड़ा मुश्किल जा रही है इसमें। इसमें अभी कैसा टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं है। ये अपना बेसिक तरीका बेस्ट है ना, बेसिक फंडा अपना लगाओ और खुश हो जाओ, ठीक है क्या? तो इस जैसे दो सवाल तुम और भी देख लो, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, लेकिन और भी होमवर्क में और भी ढेर सारे सवाल मैं दूंगा तुमको, तो इसमें ये भी तुम अटेम्प्ट करोगे। ये भी तुम अटेम्प्ट करना, ठीक है? इसे भी एपी में प्रूफ करना है तुम्हें। इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दोनों को तुम्हें प्रूफ करना है, ये ध्यान में रखो। जैसे ये वाला तो हो जाएगा मेरे से, सी वाला तो पक्का मैं कर लूंगा। देखो मैं बताता हूँ, इसमें खेल के बताता हूँ। देखो सी वाला तो हो रहा है, यहाँ देखो। बी वाले में तो पता नहीं बी वाला कैसे, लेकिन सी वाला मैं पक्का कर लूंगा। देखो सी वाला मैं तुमको गेम खेल के बताता हूँ, सी वाला तरीका। एक ऐसा अगर हो गया, ये वाला तरीका अगर हिट कर गया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो बेसिक फंडा तो है ही। तो इसमें देखो ये हो जाएगा पक्का मेरे से। देखो ए बी सी एपी में है, ए बी सी एपी में है, हमेशा ये वाली चीज होती है ऐसा जरूरी नहीं है।
मेरे से नहीं होती है मतलब हमेशा, लेकिन बहुत टाइम में हो भी जाती है ऐसा। मेरे मेरे पास एक एवरेज बुद्धि से ऊपर का दिमाग है, ठीक है क्या। लेकिन मैं इसमें तुम्हें बता रहा हूँ कि ये वाला जो तकनीक है ये हमेशा अप्लाई कर पाओगे ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन क्योंकि मैंने ऐसा कुछ सवालों में चीजें ऐसी देखी है कि भाई ऐसा इस प्रकार से भी, क्योंकि अलग अलग किताबें कैसा मैं देखते रहता हूँ, तो उसमें इस टाइप वाले जो सॉल्यूशंस है मेरे को अच्छे लगे कई की बार तो, लेकिन इसको मैं हमेशा अप्लाई नहीं कर पाता हूँ, ठीक है क्या। तो यहाँ देखोगे, अगर मैं हर टर्म को अगर देखो एबीसी से अगर डिवाइड कर दूं तो ये भी एपी में रहेगा। इस तरह का लॉजिक लगाते हुए वैसे तुमने मेरे को एक आध बार और देखा है, ये भी एपी में है ना। सेम नंबर से अगर डिवाइड या मल्टीप्लाई किया जाए तो नंबर्स तो एपी में ही रहते हैं, ये तो तुम्हें रूल बताया गया है। सेम नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो भी एपी एपी ही रहती है, ठीक है। अच्छा अब इससे देखो क्या आ गया, इससे आ गया 1/BC 1/AC, ठीक है क्या, 1/AB, ये एपी में आ गया, ये भी एपी में है। अब देखो अपने को बनाना क्या है, ए, हाँ 1/B 1/C। अच्छा तो इसमें अब देखो क्या करो, अगर देखो इसमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अगर तुम सब में अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी ये एपी में होगा, उससे तुम्हारा काम हो जाएगा, बस गेम ओवर। यहाँ देखो ये भी अभी एपी में, सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया ना, तो अब ये भी एपी में है। अच्छा तो इससे क्या आ क्या रहा है वो चीज देखो जरा, इससे आ रहा है ए बाय है ना सी प्लस, तुम देखो ए बाय सी प्लस ए बाय बी है ना, -1 कॉमा क्या आ रहा है इससे ए सी है ना, तो बी बाय सी प्लस बी बाय ए -1 है ना, कॉमा +1 आ रहा है, +1 1 प्लस इससे आ रहा है सी बाय ए प्लस सी बाय बी, ऐसा ये भी एपी में, समझ रहे हो। ये अपना लेकिन मास्टर स्ट्रोक रहा ये जो इसको मल्टीप्लाई करना रहा ना, ये वाले नंबर को, ये नंबर अगर तुम तीनों में अगर मल्टीप्लाई करोगे तो भी एपी में रहेगा। अच्छा अब तीनों में से अगर मैं -1 अगर ऐड कर देता हूँ तो भी एपी में है, हो गया बस गेम ओवर। यहाँ देखो -1 अगर तीनों में ऐड अगर कर देता हूँ तो ये भी एपी में है, जो होना है तीनों के साथ होना है, लेकिन ये बात ध्यान में रखना अभी भी ये एपी में है ना, क्योंकि तीनों में सेम नंबर अगर ऐड करते हो तीनों टर्म्स में तो भी तो एपी में रहेगा। तो उसके बाद देखो आ गया जो तो हमें चाहिए था, 1/C प्लस 1/B कॉमा B टाइम्स 1/C प्लस 1/A कॉमा C टाइम्स 1/A प्लस 1/B, ये भी आ गया एपी में, और यही अपने को प्रूफ भी करना था, ठीक है। पर इस तरह की मेथड तुम हर बार लगा सकोगे ऐसा जरूरी नहीं है, ध्यान रखो। अच्छा दूसरा, ये जो थॉट है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए वाला, ये तुम्हारे दिमाग में कैसे आया, ये जब बहुत अलजेब्रा का सेंस तुम्हारा बहुत इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग, और वो स्ट्रेंथ आती है ज्यादा नंबर ऑफ सवाल करने से। जैसे आइडेंटिटीज में एक इंसान 5 सवाल किया और एक इंसान 5000 सवाल किया है, तो 5000 सवाल करने वाले को जो रास्ता है वो जल्दी दिखाई देगा। तो ये तुम समझ सकते हो कि ये इंट्यूशन मेरा जो है ये स्ट्रांग है, और ये थॉट तुमको एकदम अचानक से ऐसे नहीं आ सकता। तो वो लेट से अगर तुम बहुत ज्यादा अलजेब्रा अगर कर लोगे तो वो मैं सवाल तुम्हें बहुत दूंगा, वैसे बहुत दूंगा, बहुत ज्यादा दूंगा, तो वो सेंस फिर तुम्हारे अंदर भी डेवलप होने लगेगा। लेकिन ये चीज सिखाई नहीं जा सकती कि जैसे अगर ये डेवलप ये अगर करवाना है तो इसमें ये वाली चीज से मल्टीप्लाई करना है, ऐसा ये ध्यान में रखो। तो उसमें वो हिट एंड ट्रायल कर करके है ना, अलजेब्रिक मेथड कर करके, जैसे ये इस तरीके से मैंने किया, तो ऊपर वाले दोनों सवालों को ट्राई कर सकते हो ऐसे अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो। लेकिन अगर वक्त नहीं है तो वो बेसिक फंडा अगर तुम करते ये माइनस ये करके और ये माइनस ये करके उसमें फिर उसको एपी में लाने की कोशिश करोगे तो उससे तो श्योर शॉट निकलेगा ही निकलेगा, पक्का है। लेकिन ये जो तरीका है इससे थोड़ा सा क्विक हो जाता है काम, और कोई बात नहीं है, ठीक है क्या। तो एक तो सी वाला तो मैंने अल्टरनेटिव अप्रोच से तुम्हारे लिए कर दिया है, तुमको बेसिक तरीके से लेकिन करना है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारे पास
सम इलस्ट्रेशंस हैं जो कि मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है क्या? कुछ इलस्ट्रेशंस हैं वो मैं तुम्हें दूंगा करने के लिए, वो तुम करोगे। और है ना, उसके पहले सम ऑफ एन टर्म्स के पहले तुम्हारे पास सेट जो आएगा, एक सेट तुम्हारे पास और आ जाएगा इसके बाद 3 इलस्ट्रेशंस का, ठीक है क्या? वो तुम्हें करना है, तो उसके बाद मैं फिर खाली जगह यहाँ पर छोड़ दे रहा हूँ। वो 3 इलस्ट्रेशंस मैं तुम्हें दूंगा, उसको तुम प्रैक्टिस करना, और वो तुम्हारे पास सॉल्यूशन के साथ रहेगा, तुम उसमें प्रैक्टिस करना। 10वीं के ही सवाल रहेंगे, सॉल्यूशन के साथ दूंगा लेकिन, ठीक है? भले 10वीं के सवाल हैं लेकिन सॉल्यूशन के साथ दूंगा। वो 3 इलस्ट्रेशंस हैं, सॉल्यूशन के साथ तुम्हें मिलेंगे। अच्छा, इसके बाद सम ऑफ एन टर्म्स पर एक्चुअल में फिर हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो पर बातचीत करेंगे। आज थोड़ा सा वक्त कम है, वरना आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन खत्म ही हो गया रहता है ना। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑलरेडी तुम्हें आता है ना, वो ऑलरेडी तुम्हें आता है भाई, ऐसी कोई उसमें बात नहीं है। उसमें सम ऑफ एन टर्म्स पर भी कैसा मैं बातचीत कर लेता हूँ, 2 मिनट की बातचीत है। यहाँ देखो, इसके लिए ये जगह मैं छोड़ देता हूँ, इलस्ट्रेशंस के लिए वो तुम्हें मैं दूंगा, होमवर्क प्रॉब्लम्स है ना, इलस्ट्रेशंस के ही वो सवाल रहेंगे, बट वो मैं तुम्हें विद सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है क्या? तो उसमें तुम उन सवालों की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है क्या? अब विद सॉल्यूशन देने में साला मेरे को एक ही लफड़ा है कि उसमें साला मेरे को लिखना ज्यादा पड़ जाएगा। एक सेकंड रुको। ठीक है, उसको सोचते हैं किस फॉर्मेट में देना है। जैसे Sn का जो है अपने पास सम ऑफ एन टर्म्स, वो तो पता ही है क्या रहता है। इसमें कुछ मुझे नया पढ़ाने की तो जरूरत नहीं है ना, क्योंकि इसमें मेरे पास कोई दूसरा तो कंटेंट है नहीं कि मैं उसमें कुछ नया तुम्हें पढ़ाऊं। ठीक है, इसमें एक आधा अच्छे इलस्ट्रेशन वगैरह थे। सम ऑफ एन टर्म्स एक्चुअल में वी विल कंटिन्यू इट लेटर, ठीक है, विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। अच्छा, सॉल्यूशन अब देखो, मैं एक्चुअल में सोच रहा था कि तुम्हें लिख लिख कर दूं, पर लिख लिख कर क्यों मतलब दूंगा मैं? उसमें तुम ये तो सोचो कि वो चीजें तुम्हारी 10वीं की हुई है, तो उसके सॉल्यूशन मतलब लिख लिख कर देना बेवकूफी है अल्टीमेट। मुझे लगता है कि उसके सॉल्यूशंस कैसा लिख लिख कर देने चाहिए वो, तो वो तुम खुद से वर्कआउट करोगे, मैं सवाल दे दूंगा तुम्हें। ठीक है, क्योंकि उसके आंसर्स तो हैं मेरे पास, लेकिन जो सॉल्यूशंस है मैं सोच रहा था कि मैं जो पूरा वीडियो में लिखता वो चीज तुम्हें लिखकर एक्चुअल में मैं तुम्हें फॉरवर्ड करने वाला था, ताकि मेरा थोड़ा वक्त बचे। पर वो सॉल्यूशंस लिखना मतलब वो तुम्हारी बेइज्जती करना है कि तुमने तो कुछ 10वीं पढ़ी ही नहीं है करके, है ना। तो तुम उसमें वर्कआउट करो, उसके आंसर्स मैं तुम्हें उसी के बाजू में लिख कर दे दूंगा, है ना। सवाल है मेरे पास आंसर्स हैं, ठीक है क्या? तो तभी जैसे मैं कोई सवाल जैसे सॉल्व करता हूँ तुम्हारे सामने, जैसे इलस्ट्रेशन का, तो उसके आंसर्स मेरे पास होते हैं, तो उसे आंसर्स में रीचेक जरूर करता हूँ। तो कई बार रीचेक भी नहीं करता हूँ, तो उसमें लेकिन मैं अपना अटेम्प्ट कैसा रॉ रखता हूँ। रॉ मतलब उसमें अटेम्प्ट जिसको बोलता है कच्चा, भाई ऐसा नहीं कि पका पकाया खाना मैं तुमको दे दूं ऐसा। और जो सवाल किया हुआ रहता हूँ उसमें पहले बता देता हूँ कि ये तो मेरा किया हुआ है ऐसा, ताकि उसमें तुमको रियल अंदाजा रहे कि एक सवाल को करने में एफर्ट क्या जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर उसमें वो रियल एफर्ट अगर तुम्हें दिखेगा,
तो उसमें तुम्हें ये पता रहेगा कि भाई इस इंसान को क्योंकि इतनी तकलीफें यहाँ पर ऐसी ऐसी आई थी, तो इस इलस्ट्रेशन का मतलब क्या वैल्यू है, फिर क्या कैसा। तो उसमें आंसर्स मेरे पास रहते हैं, बट उसमें मैं ये रखता हूँ कि अटेम्प्ट को कैसा तुम्हारे सामने ओरिजिनल रखा जाए, कि उस चीज़ को ये इंसान किस प्रकार कर रहा है। तो ऐसा बहुत बार तुमने इसीलिए देखा भी होगा कि बहुत सारे सवालों में, जैसे मुझे कभी कभार वक्त बहुत ज़्यादा लग जाता है, एक एक घंटा भी कई बार लग जाता है, तो उसमें जो भी थॉट प्रोसेस जो मेरी चलती है, मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हारे सामने रहे, ऐसा उसमें कुछ भी छुपा छुपी वाला कोई सीन ना रहे। तो अभी मैं वही सोच रहा था कि उन सवालों को अटेम्प्ट कर करके मैं एक्चुअली तुम्हें दिखाऊंगा, लेकिन उन सवालों को अटेम्प्ट करने की मुझे कोई नीड नहीं है, ठीक है क्या। एक सर्टेन नंबर ऑफ सवाल जिस पैटर्न पे मैं चल रहा हूँ, उसमें सर्टेन नंबर ऑफ सवाल मैं ऐसा सोच कर रखता हूँ कि भाई ये इतने इलस्ट्रेशन तो लेने हैं, तो उतने बहुत सारे इलस्ट्रेशंस में वो वाले बहुत सारे 10th के हैं, तो वो 10th वाले जो हैं वो मैं तुम्हें चिपका कर कैसा दे दूंगा पीडीएफ में, अभी मैं बना कर दे देता हूँ तुम्हें, पर पीडीएफ आएगी थोड़ा सा डिलेड, थोड़ा सा लेट, हो सकता है 9:30 तक आए, हो सकता है 10 तक आए, 11 बजे तक देने की मैं पूरी कोशिश लेकिन तुमको करूंगा, 11 बजे के पहले तुमको दे दूं। अच्छा, उसमें सम ऑफ एन टर्म्स के भी कुछ सवाल रहेंगे, उसमें जो मैं सवाल निकाल कर लाया हूं उसमें मेरे पास करीब 8 से 9 इलस्ट्रेशंस मेरे पास तुम्हारे लिए हैं, और है ना, उसमें मैं अच्छे अच्छे सवाल लेकर आया हूँ, ठीक है क्या। तो वो 8 से 9 इलस्ट्रेशंस वो भी हैं मेरे पास, सम ऑफ एन टर्म्स पे लेकिन बातचीत फिर हम लोग कल ही करेंगे, ठीक है क्या, अगली बार में ही करेंगे, तो उसके सवाल वगैरह भी मैं तुम्हें आज नहीं दूंगा, वो बाद में ही दूंगा, ठीक है क्या। अच्छा, तो इसका जो पीडीएफ बन के आएगा, उसमें पीडीएफ में तुम्हें कुछ सवाल मिलेंगे छपे हुए कॉपी पेस्ट, उनके आंसर्स भी मिलेंगे, बट उन सवालों का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो सॉल्यूशन मैं चाह रहा हूँ कि तुम खुद से वर्कआउट करो, और खुद से वर्कआउट कर लेने पर, है ना, हो सकता है कि मैं उसके स्क्रीनशॉट्स तुमसे मांगू, ये बात ध्यान में रखो। इस वीडियो को तो यहाँ ओवर करते हैं।